trigonometry, right? Okay sir, okay, so the topic is trigonometry. अब ट्रिग्नोमेट्री में अब क्या सीखने वाले हैं आज हम? अरे बाप रे, जो सब टॉपिक जो आज हम सीखने वाले हैं उसको कहेंगे एंगल ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, राइट? हम ऐसे एंगल्स की बात करेंगे जो किसी भी मैग्नीट्यूड के हो सकते हैं। 10th स्टैंडर्ड तक हमने जितना भी पढ़ा था, थीटा की वैल्यू हमेशा स्मॉलर देन और इक्वल टू 90 डिग्री रही थी, ठीक है, अप टू क्लास 10 हमने जो कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री सीखी थी वो इस एंगल रेंज के लिए सीखी थी। बट अब हम देखेंगे कि जो एंगल है इट कैन बी ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू 90 से बड़ी भी हो सकती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो उससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसे होते हैं ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सेम वैसे ही हम ट्रिग्नोमेट्री में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं इनको, ठीक है। अब यदि कोई रे यहां पे है, अब ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, देखो हम पहले सीख चुके हैं कि व्हेनेवर सम एंगल इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वी कंसीडर दैट टू बी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारा एंगल थीटा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, पॉजिटिव है। थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ठीक है। तो और ये सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। अब जब हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के सारे एंगल जो होते हैं वो हमेशा 0 से तो बड़े होते हैं और 90 से छोटे होते हैं। 90 एक बाउंड्री पे आ गया है, वो स्टैंडर्ड एंगल हो गया है, वो फर्स्ट केस से भी चेक कर लो चाहे सेकंड केस से भी चेक कर लो, बात बराबर होती है उसके लिए। बट नॉर्मली फर्स्ट इट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? इतना समझ आ गया, ठीक है। अब जब हम आगे चलेंगे, यहां से इसको हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, थीटा पे आए और रोटेट करते 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 हम 90 पे आ गए, तो वो एक बाउंड्री वाली स्टेज हो गई कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में मान सकते हो उसको, ठीक है। अब उसके बाद फिर फर्दर रोटेट करके आप कभी इधर आ गए, ठीक है, तो ये जो एंगल है आपका, थीटा अब इतना बड़ा हो गया है, थीटा अब 90 से बड़ा हो चुका है। तो अब जो सेकंड क्वाड्रेंट में आप एंटर कर गए तो थीटा जो है वो फॉर श्योर 90 डिग्री से बड़ा है, लेकिन किससे छोटा है? 180 डिग्री से छोटा है, ठीक है। तो ऐसे एंगल्स जो 90 डिग्री से तो बड़े हैं लेकिन 180 डिग्री से छोटे हैं वैल्यू में, मैग्नीट्यूड में, ऐसा एंगल्स को हम क्या कह सकते हैं? एंगल्स इन सेकंड क्वाड्रेंट कह सकते हैं। इनको हम क्या, कौन सा एंगल कह सकते हैं ऐसे एंगल्स को? एंगल्स इन सेकंड क्वाड्रेंट, जो 0 से बड़े हैं लेकिन 90 से छोटे हैं, ऐसे एंगल्स जो कि हमारे एक्यूट एंगल्स हमने पढ़े हुए हैं छोटी क्लासेस में, उनको हम क्या कहते हैं? एंगल्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन कभी ऐसी स्थिति आ गई इसको रोटेट करते करते कि ये एंगल आपका रोटेट होते होते यहां पहुंच गया, मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली, ठीक है। अब आपका थीटा यहां पहुंच चुका है, तो ये जो थीटा है अब थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर कर चुका है, इसकी वैल्यू 270 डिग्री से छोटी है लेकिन 180 डिग्री से बड़ी है, ठीक है। ऐसा कभी कोई सिचुएशन डेवलप हो जाए कि एंगल जो है 180 को क्रॉस कर गया है, इट्स ग्रेटर देन 180 डिग्री बट स्मॉलर देन 270 डिग्री, तब हम कहेंगे कि आवर एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इट्स अ केस ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब लेकिन फर्दर हम इसको और रोटेट करते गए और किसी तरीके से यहां पहुंच गए, देखिए अब हमारा थीटा कहां लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो थीटा है वो स्मॉलर देन 360 डिग्री है मगर ग्रेटर देन 270 डिग्री है। ऐसे वाले एंगल्स
जो 270 से तो बड़े हैं लेकिन 360 से छोटे हैं, ऐसे एंगल्स को हम क्या कहेंगे, एंगल्स ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट। भाई ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। तो 90 0 से 90 के बीच में जो एंगल्स होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के होते हैं, 90 से 180 डिग्री के बीच के जो एंगल होते हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट के होते हैं, 180 से 270 के बीच के जितने एंगल हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट के हैं, और 270 से लेकर 360 डिग्री के बीच के जो एंगल्स हैं वो हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। लेकिन कभी मान लो ऐसा हुआ, देखो ये साइड में बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, ये जो हमारी रे यहाँ पे है, ठीक है, ये जो रे देखो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ठीक है, इस रे को हम रोटेट कर रहे हैं और रोटेट करके एक पूरा चक्कर लगा के फिर आगे निकल गए, यहां कहीं निकल गए। अब ये जो एंगल है वो 360 डिग्री से बड़ा है, यह एंगल किससे बड़ा है, 360 डिग्री से बड़ा है। अब जो हमारा थीटा है वो थीटा ग्रेटर देन 360 डिग्री है। ऐसा जो एंगल है 360 डिग्री से बड़ा वो क्या है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करके फिर आगे निकला है, एक कंप्लीट उसने रोटेशन कंप्लीट कर लिया, सॉरी रेवोल्यूशन यहाँ पे सही वर्ड नहीं होना चाहिए, ये रोटेशन है क्योंकि फिक्स एक्सिस पे चल रहा है, फिक्स पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, तो उसने एक कंप्लीट रोटेशन करके फिर वो आगे निकल गया है। तो उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी नहीं रुका, सेकंड में भी नहीं रुका, थर्ड में भी नहीं रुका, फोर्थ में भी नहीं रुका, और फिर से कहां एंटर कर गया, फर्स्ट में एंटर कर गया। तो मतलब ऐसा 360 डिग्री से बड़ा एंगल, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन करके वो फिर से कहां पहुंच गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया है, ठीक है। तो जो एक कंप्लीट रोटेशन के बाद एंगल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी में भी आ सकता है, एक रोटेशन जहां उसने कर लिया वैसे ही वो दो रोटेशन के बाद भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में आ सकता है, वैसे ही वो तीन रोटेशन के बाद भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में आ सकता है, वो कितने भी रोटेशन करके कहीं पर भी रुक सकता है, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों कहा गया एंगल ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, एंगल का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एंगल का मैग्नीट्यूड बेशक कुछ भी हो सकता है, लेकिन एवरी 360 डिग्री के बाद एंगल वापस से उसी रास्ते को, उसी पाथ को ट्रेस करता रहता है। अब एग्जाम्पल के लिए एक बात समझो, मैं कहता हूं 30 डिग्री का एंगल है मेरे पास, ठीक है, एक बहुत सिंपल सा एंगल लेता हूं मैं 30 डिग्री का, ठीक है, ये मेरा एंगल है 30 डिग्री का, यहां से यहां तक गया, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल है। और अब मैं कहता हूं उसने एक पूरा चक्कर लगाया 360, उसके बाद और 30 डिग्री घुमा, ये होगा 360 प्लस 30 390 डिग्री का। अब 390 डिग्री का एंगल और 30 डिग्री का एंगल इफेक्टिवली सेम हुए कि नहीं हुए, सोचो। 390 का मतलब क्या हुआ, 360 में ये कंप्लीट हो गया, वापस पोजीशन पे पहुंच गया, और फर्दर 30 चला, तो 360 के बाद और 30 चला या 0 से 30 चला, वो दोनों कंडीशंस में सेम पोजीशन पे आया है, ठीक है। तो एंगल कैन बी ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, बट 0 से 360 के बीच में जो पोजीशंस होती हैं वो यूनिक होती है, 360 के बाद वही प्रीवियस पोजीशंस रिपीट होना स्टार्ट कर देती हैं। अब आप कितने भी मर्जी का एंगल ले लो, हर 360 डिग्री का एक रोटेशन, ऐसे खूब सारे रोटेशन, उसके बाद फिर किसी इफेक्टिव जगह पे वो रुकेगा, ठीक है। तो इसीलिए एंगल कैन बी ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, जिस भी मैग्नीट्यूड का एंगल दे घबराना नहीं है, आप उसको देखें कितने उसके कंप्लीट रोटेशन हुए हैं 360 से डिवाइड करके, उसके बाद जो रिमाइंडर बचा वो उसका इफेक्टिव मेजर हुआ, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए देखो, किसी ने दे दिया मान लो 750 डिग्री का एंगल दे दिया मुझे, बोले 750 डिग्री का एंगल बना के बताइए सर, ठीक है। तो 750 डिग्री में बिल्कुल नहीं घबराना है आपको, आपको क्या करना है, ये 750 डिग्री उसको 360 से डिवाइड कर दीजिए, 360 से जैसे ही डिवाइड करेंगे 360 इंटू 2 720 हो गया, ठीक है, और 30 का रिमाइंडर बचा, मतलब 2 कंप्लीट रोटेशन हुए, 2 कंप्लीट रोटेशन होने के बाद बैक टू स्क्वायर वन, वापस आप वहीं पे पहुंच गए। अब उसके बाद फर्दर कितना मूव करना है आपको, 30 डिग्री, तो 750 डिग्री इज इफेक्टिवली इक्विवेलेंट टू 30, मतलब ये देखो भाई, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन और उसके बाद एक और रेवोल्यूशन, सॉरी एक रोटेशन, दूसरा रोटेशन, और उसके बाद 30 डिग्री आगे। बात समझ आई बच्चों, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। तो एंगल कैन बी ऑफ एनी मैग्नीट्यूड जस्टिफाई हो गया। तो ब्रॉडली यदि हम किसी बात को, मतलब इन एंगल्स को क्लासिफाई करें कैटेगरी वाइज, तो एंगल्स मेरे पास 4 कैटेगरी में बनते हैं, एंगल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंगल ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, एंगल ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट एंड एंगल ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट, यही 4 चीजों में बनता है। बात समझ आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है, आगे चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या है,
एंगल तो किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है चारों में से, और इन चार में से ही कहीं ना कहीं होगा, तो किसी भी मैग्नीट्यूड का आप एंगल ले लो। लेकिन जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सीखे थे, देयर वर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज व्हिच वी डिस्कस्ड इन आवर क्लास 10, ठीक है, तो हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पता है। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो 6 के 6 पॉजिटिव थे, उसमें कोई डाउट नहीं था। इनफैक्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड तो हमारे दिमाग में ये आता भी नहीं था कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक, कोसेक, कॉट, इनकी कभी वैल्यू नेगेटिव हो भी सकती है। वो हर बार पॉजिटिव आती थी, बड़ी अच्छी अच्छी वैल्यूज आती थी। क्यों? क्योंकि थीटा जो था वो हमेशा कहां से कहां तक होता था, 0 से 90 के बीच का होता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था। फर्स्ट क्वाड्रेंट के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा पॉजिटिव ही होते थे, उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब जब हमारे पास एंगल्स सेकंड क्वाड्रेंट के, थर्ड क्वाड्रेंट के और फोर्थ क्वाड्रेंट के आना चालू हुए, तब से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव भी मिलना चालू हो गए। तो अब इस बात का बहुत हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा और किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होगा। इसको समझने का बहुत आसान तरीका होता है, राइट। अब देखो बच्चों, आप इसको सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करिए। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये ओरिजिन हो गया। यदि ये मैं एक एंगल लेता हूं एंटी क्लॉकवाइज में थीटा, तो देखकर बताइए बेटा थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। अब ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। तो थीटा के ऑपोजिट में हमेशा होता है परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड हमेशा होती है हाइपोटेनियस, और जो बच गया वो क्या होता है? बेस। तो 3 साइड हो गई, ठीक है। अब बेटा एक बात बताइए, ग्राफ पेपर के ऊपर या फिर जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर जो साइन कन्वेंशन है उसके हिसाब से, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो कैसी होगी? पॉजिटिव। वाई एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर की सारी डिस्टेंसेस कैसी होंगी? पॉजिटिव। हाइपोटेनियस हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। हाइपोटेनियस हमेशा पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि हाइपोटेनियस इज अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट का आउटकम तो पॉजिटिव ही आना चाहिए हमें इस केस में, ठीक है। तो हाइपोटेनियस हर हालत में पॉजिटिव होगा। बेस और परपेंडिकुलर यहाँ पे देख लो, क्लियर कट पॉजिटिव दिख रहे हैं, क्योंकि साइन कन्वेंशन के हिसाब से ओरिजिन के टुवर्ड्स राइट सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव होती हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर के सारे हाइट्स पॉजिटिव होते हैं। तो ये जो ट्राइंगल यहाँ पे इस समय बना, इसमें तीनों साइड्स परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है अभी बच्चों। जो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा, वो किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। कॉस थीटा वो किसका रेशियो होता है? बेस और हाइपोटेनियस का। टैन थीटा वो किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर और बेस का, ठीक है। फिर जो कॉसेक थीटा होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और ये कितना होता है? h बाई पी। फिर जो सेक थीटा होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस थीटा का, जो कि h बाय बी। और कॉट थीटा जो है वो किसका रेसिप्रोकल है? 1 बाय टैन थीटा, ठीक है। तो देखो अब मेरे ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप देख लो बेटा, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एनालिसिस करके देख लेते हैं हम, ठीक है। ये बताओ मुझे, जो ये जो p बाई एच है ये पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव है, तो आउटकम क्या आना चाहिए? ये भी पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव है, आउटकम क्या आएगा? ये भी पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव है, आउटकम क्या आएगा? ये भी पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव है, आउटकम क्या आएगा? ये भी पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो आउटकम ये पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो आउटकम देखो बेटा ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टर्न्ड आउट टू बी पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो 10th तक हमें इसके बारे में कभी बताया भी नहीं गया था और हमारा ध्यान भी नहीं गया था, क्योंकि हम जो भी सिचुएशन डील कर रहे थे तीनों की तीनों साइड्स पॉजिटिव ही होती थी ट्राइंगल की, और पॉजिटिव चीजों का रेशियो हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। तो इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आउटकम कैसा था? पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट के हर एंगल के लिए ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे थे? पॉजिटिव। यहां तक कोई कंफ्यूजन बच्चों? क्लियर? थोड़ा आगे चलें। अच्छा,
अब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, ठीक है। अब जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो आप यहां पे देखोगे ये है थीटा, ठीक है, यहां पहुंच गए। अब ये जो बेस है ये ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। परपेंडिकुलर ये जो हमेशा ये वाला कैसा होगा? क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर की हाइट पॉजिटिव। बट ये जो बेस है बेचारा वो क्या हो गया? क्योंकि ओरिजिन से लेफ्ट आ गया। अब यहाँ पे बेस के नेगेटिव हो जाने के कारण वो वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिनमें बेस का इन्वॉल्वमेंट होता है वो कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव। जैसे कि आप साइन को देखेंगे, साइन थीटा इज पी बाय एच, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो आउटकम पॉजिटिव। फिर इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, तो 1 अपॉन पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ओवरऑल पॉजिटिव। तो साइन और कॉसेक दोनों कैसे आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में? ये सेकंड क्वाड्रेंट है बच्चों, ये क्या था मेरा? फर्स्ट क्वाड्रेंट था। सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या देखोगे कि साइन और कॉसेक दोनों कैसे चल रहे हैं? साइन और कॉसेक कैसे हैं? ठीक है, क्योंकि ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऐसे थे जिसमें बेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव ये पॉजिटिव हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन इसके आगे अब जब आप दूसरा देखोगे कॉस थीटा, वो कितना होता है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव। इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा वो कितना होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव, तो कॉस थीटा का आउटकम कैसा आया? उसके रेसिप्रोकल का आउटकम कैसा आया? अब tan थीटा की बात करते हैं बच्चों, tan थीटा का आउटकम कैसा आएगा? p बाई बी होता है ना बेटा, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, ओवरऑल रेशियो कैसा आया इसका? पॉजिटिव। अब इसका रेसिप्रोकल cot थीटा, ओके वी गॉट मेस्ड अप, बेस इज नेगेटिव तो ओवरऑल नेगेटिव रेशियो, सेकंड क्वाड्रेंट tan इज नेगेटिव, और cot थीटा कितना होता है? 1 अपॉन tan थीटा, मतलब 1 अपॉन नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव। तो यहां हमने ऑब्जर्व करा cos थीटा, उसका रेसिप्रोकल sec थीटा, tan थीटा और उसका रेसिप्रोकल cot थीटा, ये चारों कैसे आए? नेगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन और उसके रेसिप्रोकल पॉजिटिव थे और बाकी के चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे थे? नेगेटिव थे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वर पॉजिटिव, इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल आर पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। इतना समझ आ गया? ठीक है, नोट कर लिया? कर लीजिए भाई नोट। देखो बच्चों, अब आप यहाँ पे देखोगे कभी हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, एंगल हमारा कहाँ पहुंच गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो उस तरफ बनाया बोर्ड के, राइट। जब हमारा एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है तब हम देखते हैं जो ट्राइंगल फॉर्म करते हैं उसमें बेस हमारा नेगेटिव आता है। वाई? ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड के डिस्टेंसेस नेगेटिव होते हैं। हाइट जो परपेंडिकुलर है वो भी हमारा नेगेटिव आता है। वाई? एक्स एक्सिस के बिलो वाली जो मेजरमेंट्स होती हैं वो नेगेटिव होती है। हाइपोटेन्यूस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वो हम जानते हैं क्यों होता है, राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर में आप देखते हो कि 3 में से 2 साइड्स कैसी आ रही हैं? नेगेटिव। तो अब वो जो 2 नेगेटिव साइड्स के कॉम्बिनेशन से जितने भी रेशियो बनेंगे
वो पॉजिटिव आएंगे। वाई? नेगेटिव अपॉन नेगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। और अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइड के कॉम्बिनेशन से जितने भी रेशियोज बनेंगे उनका आउटकम क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे जो tan थीटा है वो कितना होता है? P बाय बी, और P क्या है? नेगेटिव, बेस क्या है? नेगेटिव, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव, तो tan थीटा क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। और उसका रेसिप्रोकल cot थीटा कितना हो जाएगा? 1 अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि tan और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में all 6 were positive, second quadrant में sin and its reciprocal were positive and remaining were negative. In similar manner, in third quadrant, tan and its reciprocal are positive, remaining all 4 are negative. Yes, ईशान जी। h, ये पाइथागोरस थ्योरम से h का ये फॉर्मूला बनता है, स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब आप स्क्वायर कर रहे हो तो ये हर हालत में पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है जी, तो tan थीटा की वैल्यू हमें समझ में आ गई पॉजिटिव है, cot थीटा की वैल्यू हमें समझ में आ गई पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर की बात हो रही है। रिमेनिंग जो भी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब जैसे साइन थीटा की बात करते हैं, साइन थीटा कितना है? P बाय एच। ठीक है, तो P कितना है यहाँ पे? नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव। इसका रेसिप्रोकल देख लो आप, कॉसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, मतलब 1 अपॉन नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद cos थीटा, cos थीटा इज P बाय बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस? Here in this case base is negative, hypotenuse is positive, overall negative. Its reciprocal sec theta 1 upon cos theta, so 1 upon a negative quantity, outcome negative. So in third quadrant you can observe that tan and its reciprocal are positive and remaining all 4 trigonometric ratios are नेगेटिव। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसको सम अप करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या देखा हमने बच्चों? सारे के सारे ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने क्या ऑब्जर्व करा? साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव थे, बाकी के चारों नेगेटिव थे। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने देखा क्या था? टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव थे और बाकी के सारे नेगेटिव थे। अब बचता कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप खुद रियलाइज करोगे जब ये बना के देखोगे कि कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, रिमेनिंग 4 नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एक बार यहाँ पे एक रफ स्केच बना के देख लेते हैं कि भाई ये रहा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, और कभी ये स्थिति बन गई फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा की, तो ये परपेंडिकुलर व्हिच इज नेगेटिव, ये बेस व्हिच इज पॉजिटिव, ये हाइपोटेन्यूज व्हिच इज अगेन पॉजिटिव। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज परपेंडिकुलर को इन्वॉल्व करते हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे, और जो बेस और हाइपोटेन्यूज के साथ रेशियोज डिफाइंड है वो पॉजिटिव रहेंगे। और बेस और हाइपोटेन्यूज के साथ दो ही रेशियोज डिफाइंड है, कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा। ठीक है, तो यदि आप यहाँ पे cos थीटा चेक करेंगे तो cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पॉजिटिव होगा। उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा इज 1 अपॉन cos थीटा, तो 1 अपॉन पॉजिटिव, तो क्या होगा आउटकम? पॉजिटिव होगा। रिमेनिंग 4 रेशियोस आप चेक करके देखिए बच्चों, आपको क्या मिलेगा? वो नेगेटिव ही मिलेगा। तो इस पूरे डिस्कशन को हम ऐसे सम अप कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमेशा 6 के 6 ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस विल बी पॉजिटिव। इन सेकंड क्वाड्रेंट sin and its reciprocal cosec will be positive and remaining 4 will be negative. In third quadrant
tan and its reciprocal cot will be positive. Remaining 4 trigonometric ratios will be negative. And in fourth quadrant, cos theta and its reciprocal sec theta are positive and remaining 4 trigonometric ratios are negative. इसको याद रखने का बहुत अच्छा सा मतलब एल्गोरिथम है, आप इसको बहुत इजीली याद रख सकते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारा चारों क्वाड्रेंट हो गए। हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट and fourth quadrant. Always will move in anti-clockwise direction, right? In first, second, third and fourth. In first quadrant, all positive. In second quadrant, sine and its reciprocal cosec are positive, remaining are negative. In third quadrant, tan and its reciprocal cot are positive, remaining are negative. And in fourth quadrant, cos and sec are positive, remaining are negative. So all sine, tan, cos, आप इसको ऐसे रिमेंबर कर सकते हैं, ऑल साइन tan cos फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आप इस ऑर्डर में इसे याद कर सकते हैं। जब साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल ऑब्वियस से पॉजिटिव होगा, जब tan पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल ऑब्वियस है कि पॉजिटिव होगा, और जब cos पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि पॉजिटिव होना ही है। इसको और भी दूसरे तरीके से लोग याद करते हैं, ऑल सिल्वर टी कप्स। चाहे आप तो ऑल जस्टिफाइड है, सिल्वर का जो एस है वो साइन के लिए याद रखने में आसानी देता है, टी कप्स का जो टी है वो टैन, उससे आप याद रख सकते हैं, और जो कप्स का जो सी है उससे आप कॉस याद रख सकते हैं। एक और भी तरीका होता है, आफ्टर स्कूल टू, नहीं भाई हमारी कोचिंग आए बिना थोड़ी चले जाओगे कॉलेज, कोचिंग, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, स्कूल के बाद कोचिंग आते हैं ना, तो बिल्कुल आफ्टर का जो ए है वो आपको ऑल याद रखने में हेल्प करेगा, स्कूल का जो एस है वो साइन याद करने में मदद करेगा, टू का जो टी है वो टैन याद रखने में मदद करेगा, कोचिंग का जो सी है वो कॉस याद रखने में मदद करेगा। ठीक है, और फिर इसके बहुत सारे जिंगल्स और राइम्स मिल सकते हैं, इंटरनेट पे आप देख सकते हैं, बट ये सबसे ज्यादा इजी होते हैं जो याद रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए।